हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्या है और साथ ही ये जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, साथ ही ये भी कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं। तो चलिए इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। हम जानते हैं कि ऊंट जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण पशु है और रेगिस्तानी क्षेत्रों के कई कार्य जो हैं वो ऊंट के बिना संभव नहीं। लेकिन अगर क्या हो, इस ऊंट को हम रेगिस्तानी क्षेत्रों से हटाकर ध्रुवीय क्षेत्रों में रखना शुरू कर दें, या इसी प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो सफेद भालू हैं उनको हम रेगिस्तानी क्षेत्रों में ला करके रखना शुरू कर दें, या इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित होने वाले कई फल जैसे सेब इत्यादि हम इस तरह से तटीय क्षेत्रों में उगाना शुरू कर दें, या राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष खेजड़ी, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, इसे हम किसी पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में उगाना शुरू कर दें, तो हम सब जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं। और इसका कारण ये है कि कोई भी जीव, चाहे वो जंतु हो या पादप, अपने वातावरण के प्रति कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं अर्जित कर लेता है और इन विशेषताओं के कारण ही कोई भी पादप या जंतु अपने आसपास के परिवेश में जीवित रह पाता है। तो हम जानते हैं कि ये पर्यावरण जो है वो जीवों के जीवित रहने के लिए एक विशेष प्रकार का आवरण, एक विशेष प्रकार की संरचना उपलब्ध करवाता है। तो इसी पर आज हमारा टॉपिक रहेगा कि ये पर्यावरण है क्या और ये इस प्रकार से जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। उसके बाद पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं इसमें कि पर्यावरण क्या है। तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के लिए सिंपल सा एक जो डेफिनेशन या परिभाषा के तौर पर देखा जाता है कि जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का मतलब या एनवायरमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के एनविरोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है आवर्त या घिरा हुआ। यानी किसी भी जीव या पादप के चारों ओर का ऐसा परिवेश जिसमें कुछ जैविक और अजैविक घटक शामिल है, ये सभी मिलकर के उसका एक पर्यावरण या इस तरह से एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगर हम इस पर्यावरण का हिंदी अर्थ देखें तो ये संस्कृत भाषा के परि और आवरण से मिलकर बना है, यानी परि प्लस आवरण पर्यावरण। तो परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब है इस प्रकार से घिरा हुआ। तो जीव या पादप जिस भी जैव या अजैव घटक से घिरे हुए हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। और ये जो पर्यावरण है वो इंग्लिश शब्द एनवायरनमेंट का सिनोनिमस है, उसका इस प्रकार से एक पर्यायवाची। तो पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर का वातावरण या इस प्रकार से जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों सम्मिलित। अब यहाँ पर अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में जैसे हमने बात की कि इसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल हैं। इसका क्या अर्थ? जैसे अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि निर्जीव है, जिनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं। जैसे बहुत सारे इस प्रकार से अगर हम बात करें कुछ इमारतें, वाहन, सड़क वगैरह, ये सब अजैव घटक है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे अजैव घटक हैं जो कि जलवायु या अन्य कारकों से संबंधित है, जैसे मौसम, पवने, जल वगैरह आदि। और इसी प्रकार से अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे जैविक घटक भी हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे मानव समुदाय या बहुत सारे इस प्रकार से जीव जंतुओं का समूह, वृक्ष इत्यादि भी उपस्थित है। तो ये सभी मिल करके हमारे चारों ओर का जो परिवेश बनाते हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में हम जैव और अजैव दोनों घटकों को सम्मिलित करते हैं। अगर इस पर्यावरण की संरचना हम देखें तो देखिए पर्यावरण में हम तीन मुख्य घटकों को शामिल करते हैं जो मिलकर के इस प्रकार से सजीव परिवेश का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण में एक तो हमारे ओर जैसे चारों ओर है एटमॉस्फेयर, या जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो हमारे चारों ओर जो वायु के कणों का छोटे छोटे वायु के कणों का जो आवरण है उसे हम कहेंगे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है ये पर्यावरण का एक प्रमुख घटक बनाता है। इसी तरह से पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की धरातल के नीचे जल का जो एक क्षेत्र है उसे हम जल मंडल या हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं।
और जीवों के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण घटक बनता है, या आप कहें कि ये भी एक तरह से पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसी तरह से स्थल मंडल, जिसमें मृदा, चट्टाने और अन्य प्रकार के घटक सम्मिलित किए जा सकते हैं, ये तीनों जब इस प्रकार से सम्मिलित होते हैं तो इनसे बनता है जैव मंडल। यानी इन तीनों के आपसी संपर्क क्षेत्र में जैविक गतिविधियों का विकास होता है, और उन्हीं जैविक गतिविधियों का जो क्षेत्र है उसे हम जैव मंडल या बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो अगर हम पर्यावरण की संरचना में देखें तो पर्यावरण में ये मुख्यतः 3 घटक शामिल रहेंगे, और जिनसे इस प्रकार से इस चौथे घटक का निर्माण होगा, जिसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। अगर हम इस संरचना को या इस घटक को इस प्रकार से एक रे डायग्राम में देखें, एक रेखा चित्र में देखें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्यावरण में हमारे पास में स्थल मंडल, यानी जिसमें मृदा, चट्टानी इत्यादि भाग सम्मिलित रहेंगे। साथ ही इस प्रकार से जल मंडल, जल जो भी इस प्रकार से समुद्री जल हो या अलवणीय जल हो, वो सब इसमें सम्मिलित रहेगा। इसी के साथ में वायुमंडल, वायुमंडल यानी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक जो आवरण है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये विभिन्न परतों में विकसित हुआ है, और इन्हीं परतों का आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यम मंडल है, ताप मंडल। और इन सब के सम्मिलित होने से जैविक गतिविधियों का जो क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। तो पर्यावरण की संरचना के तौर पर्यावरण में आप ये विभिन्न घटक यहाँ पर देख सकते हैं। पर्यावरण का साधारण सा अर्थ है किसी भी जीव के चारों ओर का जो आवरण है, जो परिवेश है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। देखिए, जैसे कोई जीव है और इस जीव के चारों ओर कोई जो परिवेश बनता है, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए कि जीव जो है वो इस पर्यावरण को प्रभावित भी करता है और इस पर्यावरण से प्रभावित भी होता है। यानी इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल जो रिलेशन है वो बना रहता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मानव के का एग्जाम्पल लेकर के अगर हम देखें, तो आप देख सकते हैं कि मानव जो है वो अपने आसपास के परिवेश को प्रभावित करता है। जैसे जहां पर भी मानव रहेगा, वहां पर अगर पहले कहीं जंगल वगैरह था, तो उसे साफ करके हो सकता है कि वहां पर कुछ रहने के लिए झोपड़ियां, मकान वगैरह विकसित कर ले। हो सकता है वो कुछ इस प्रकार से जंगलों को साफ करके वहां पर कृषि योग्य क्षेत्र विकसित कर ले, या वहां पर इस प्रकार से अन्य प्रकार की गतिविधियां शुरू कर ले, जिससे उस वातावरण में कुछ नए परिवर्तन आने शुरू हो जाए। और इसी प्रकार से वातावरण का जब प्रभाव हम उस मानव समुदाय या उस तरह से उन जीवों पर देखेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो पर्यावरण है, जिसमें विभिन्न जो मौसमी घटनाएं हैं, जिसमें पवनों का चलना है, वर्षा का होना है, या इसी प्रकार से आंधी तूफान, या इस प्रकार से अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं, उनसे भी मानव समुदाय प्रभावित होता है। आप देखते होंगे कि जहां पर भी जलवायु या पर्यावरण दशाएं थोड़ी सी अलग होती है, वहां पर मानवीय गतिविधियां भी अलग प्रकार की विकसित हो जाती। जैसे रेगिस्तान क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग प्रकार के तरीके से जीवन यापन करेंगे, और वहीं अगर तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोग हैं तो उनके जीवन यापन के तरीके कुछ अलग होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जीव समुदाय जिसमें मानव भी सम्मिलित है, वो अपने पर्यावरण के साथ में गहरे तौर पर संबंधित। तो किसी भी जीव और उसके पर्यावरण के इन अंतर संबंधों के अध्ययन को हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी का सिंपल सा अर्थ है, जैसे एक यहाँ पर चीज ध्यान रखिएगा कि जिस वर्ड के पीछे साधारणतः लॉजी वर्ड यूज हो जाता है, उसका मतलब अध्ययन से है। जैसे हिंदी में अगर किसी वर्ड के पीछे शास्त्र लग जाता है, तो इसका मतलब ये जो शब्द है वो इस प्रकार से पढ़ने या पढ़ाने से या अध्ययन से संबंधित। जैसे वनस्पति शास्त्र यानी पेड़ पौधों का अध्ययन, जंतु शास्त्र यानी इस प्रकार से जंतुओं का अध्ययन। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी शब्द के पीछे हिंदी में शास्त्र लगा देते हैं, उसका मतलब अध्ययन से है, और इंग्लिश में यहाँ पर लॉजी या लॉगोस से मतलब जो है वो इस प्रकार से अध्ययन से, स्टडी से होगा। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी जो है वो भी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, ओकियोस और लोगोस। ओकियोस का मतलब होता है आवास और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो वर्ड है वो जर्मन प्राणी शास्त्री अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1869 में। और ये जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों ओकियोस और लोगोस से मिलकर बना है। ओकियोस का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आवास या रहने का स्थान है,
अब यहाँ आवास या रहने का स्थान से मतलब है पर्यावरण का वो क्षेत्र जहां पर कोई जीव निवास करता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम किसी हिरण की बात करें तो वो किसी जंगली क्षेत्र में रहेगा, या इसी तरह से हम किसी मैंग्रोव वनस्पति की बात करेंगे तो वो तटीय क्षेत्र के परिवेश में, तटीय क्षेत्र के आवासों में जो है अपना जीवन विकसित या अपना जीवन यापन करेगा। इसी तरह से अगर हम किसी पोलर बियर वगैरह की बात करते हैं तो वो ध्रुवीय क्षेत्र के आवास में या ध्रुवीय क्षेत्रों के पर्यावरण में अपना आवास स्थान बनाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी जीव के चारों ओर का वो क्षेत्र जो पर्यावरण है, जिसे हम यहाँ पर आवास कह रहे हैं, उसके अध्ययन को, उसके और उसके आसपास के आवास के बीच में, उसके पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, उनके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो पर्यावरण जहां पर किसी जीव के चारों ओर के परिवेश को कहा जाता था, वहीं पर अगर कोई जीव किसी क्षेत्र में निवास कर रहा है और उसके पर्यावरण के साथ में उसके संबंध किस प्रकार से हैं, वो अपने आसपास के पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है और पर्यावरण से कैसे प्रभावित हो रहा है, इसको अगर हम विज्ञान की एक शाखा में सम्मिलित करें तो उसे हम नाम देते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। तो इकोलॉजी यहाँ पर हम देख सकते हैं इस शब्द का जो विकास है वो कैसे हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त जीवधारियों के निवास स्थान तथा उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण में हम परिवेश के घटकों को सम्मिलित कर रहे थे और यहाँ पर हम पर्यावरण और जीव के अंतर संबंधों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि पूरी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का पर्यावरण है, अलग अलग प्रकार की जलवायु दशाएं। अगर हम विषुवत रेखा के आसपास की बात करें तो वहां पर सूर्य की जो ऊष्मा है वो काफी ज्यादा मिलती। इसी तरह से अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर सूर्य का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो काफी कम रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर हम पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी या आप कहें कि वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं और उनके पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसको अगर हम अध्ययन करना चाहें तो हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय भागों में बांट लेते हैं। तो पारिस्थितिकी को पढ़ने के लिए हम उसके कुछ यूनिट्स का निर्माण करते हैं और उन्हीं यूनिट्स को कहा जाता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। अब दोस्तों ये इकोसिस्टम क्या है? जैसे अभी हमने एक शब्द पढ़ा पर्यावरण, दूसरा पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र भी इसे कहा जाता है, इकोसिस्टम। ओके, इन दोनों शब्दों को हम इस तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि पर्यावरण जो है वो किसी जीव के चारों ओर का परिवेश है जिसमें जैव और अजैव घटक दोनों सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी जो है किसी जीव और उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन है। तो ये पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या है? तो यहां पर देखिए, जैसे कोई क्षेत्र विशेष है, मान लीजिए ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है। अब इस भौगोलिक क्षेत्र में कुछ जलवायु, मौसमी या अन्य प्रकार के घटक होंगे। जैसे यहाँ पर तापमान की कुछ दशाएं होंगी, यहाँ पर इस प्रकार से जो वर्षण है, रेनफॉल वगैरह कितना है, इसकी कुछ निर्धारित सीमा होगी। यहाँ पर वनस्पति वगैरह किस प्रकार से विकसित हुई है, यहाँ पर चट्टानों की स्थिति किस प्रकार से है, पर्वतों की अगर स्थिति है तो वो किस प्रकार से है, मृदा किस प्रकार की। तो ये सारे जो घटक है वो इस क्षेत्र की कुछ विशेष प्रकार की विशेषताओं का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ की कुछ विशेष जलवायु भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे तापमान का अधिक होना, वर्षा का कम होना, या वायु में जो शुष्कता है वो अधिक होना। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुछ विशेष प्रकार के जीवों का विकास होगा जो इस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होंगे। तो अगर हम इस भौगोलिक क्षेत्र को एक इकाई के तौर पर पढ़ें और यहाँ पर इस प्रकार से जीवों और उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करें तो ये भौगोलिक क्षेत्र एक पारितंत्र या इकोसिस्टम बन जाता है। तो पूरे समस्त पृथ्वी की जो पारिस्थितिकी है उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम अनेक छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में विभाजित कर लेते हैं और इन्हीं इकाइयों को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगर आप परिभाषा के तौर पर देखें तो आप देख सकते हैं
कि किसी क्षेत्र के जैविक समुदाय, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो भी जीव और जो भी जंतु और वनस्पति यानी समस्त जो जीवधारी हैं, और उनके चारों ओर के जो अजैविक पर्यावरण को, यानी वहां पर जो अन्य प्रकार का परिवेश है जिसमें तापमान, वर्षा की मात्रा, या इस प्रकार से चट्टानों की स्थिति, या मृदा के जो भी इस प्रकार से लक्षण हैं, उन सबको अगर हम शामिल करें तो वो उसके अजैविक पर्यावरण को बनाते हैं। इनको मिलाकर के एक पारितंत्र का निर्माण होता है। यानी ये जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द है, ये स्थान विशेष से संबंधित है, किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित। तो अगर आप यहाँ पर आप देखें तो किसी क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक आत्मनिर्भर तंत्र का निर्माण करते हैं, और जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। अब इस आत्मनिर्भर तंत्र से क्या मतलब है, समझिए। जैसे अगर हम बात करें, ये भारतीय क्षेत्र है। हम जानते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पर्यावरणीय या जलवायु दशाएं पाई जाती। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो मरुस्थलीय इलाका है। अगर यहाँ पर देखें तो बहुत अधिक इस प्रकार से जैसे आप कह सकते हैं कि हिम की स्थितियां रहती, या इसी प्रकार से यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्षेत्र इस प्रकार से गंगा के मैदानों से संबंधित है। ये क्षेत्र जो है इस प्रकार से जंगली या जो फॉरेस्ट एरिया है उससे संबंधित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तटीय और कुछ इस प्रकार से द्वीपीय क्षेत्र सम्मिलित। अब इन समस्त क्षेत्रों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इस क्षेत्र की जो जलवायु परिस्थितियां हैं, वो सब अपने आप में अलग है, ये अपने आप में इस प्रकार से एक अलग तंत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें रेगिस्तान या मरुस्थल के क्षेत्र का, तो यहाँ की जैविक और अजैविक जो संरचनाएं हैं वो मिल करके इस प्रकार का एक आत्मनिर्भर तंत्र बनाती है, जो अन्य किसी तंत्र से, अन्य किसी क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे अगर रेगिस्तान के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले जीवों की कुछ जीवों में ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण वो जीव सिर्फ यहीं पर इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अगर आप उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में ले जाएंगे तो उनका जीवन यापन संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ का जो क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो एक अलग भौगोलिक इकाई बन गया, और इसी को हमने नाम दिया पारितंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम जो है इस प्रकार से एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित इकाई। ये समस्त जो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र हैं, इन्हें हम अलग अलग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्वतीय इकोसिस्टम है, इसी प्रकार से वन इकोसिस्टम है, इसी तरह से तटीय इकोसिस्टम है, या इसी प्रकार से जो नदी या एक तरह से जो जलीय इकोसिस्टम है, वो सब इस प्रकार से अलग अलग इकाइयों का निर्माण करते हैं। कई बार कुछ इकोसिस्टम की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, वो आपस में अतिव्यापित होती हैं। जैसे अगर आप देखें तो मान लीजिए कि ये एक इकोसिस्टम है और इसी के पास में एक दूसरा इकोसिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लीजिए इस प्रकार से स्थल इकोसिस्टम है, और ये जो है वो एक जल इकोसिस्टम है। या आप कहें कि मान लीजिए ये समुद्री क्षेत्र है और ये तटीय क्षेत्र है। तो दोनों के बीच में ऐसा क्षेत्र भी होगा जहां पर इस प्रकार से जल और स्थल दोनों की विशेषता या दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। या जो ये इस तरह से बीच में जो संक्रमण का क्षेत्र बन रहा है, जैसे हम इस प्रकार से तटीय क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हैं, तो ये जो इस प्रकार से दो इकोसिस्टम के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, इसे नाम दिया जाता है इकोटोन। इकोटोन इस प्रकार से दो इकोसिस्टम के बीच में, दो पारितंत्रों के बीच में एक अतिव्यापित क्षेत्र है। तो जहां पर दो इकोसिस्टम कई बार इस प्रकार से अतिव्यापित होते हैं, उसे नाम दिया जाता है इकोटोन। तो अब अगला प्रश्न ये है कि भाई हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर ये है कि पूरे पृथ्वी की समस्त जो इस प्रकार से पारिस्थितिकी है, उसको एक साथ पढ़ना संभव नहीं। तो हमने क्या किया, इसे अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग भौगोलिक इकाइयों में विभक्त कर दिया, और इसी अलग अलग भौगोलिक इकाइयों को हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो इस प्रकार से इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, ये पारिस्थितिकी अध्ययन की इकाई। अब अगला प्रश्न उठता है कि ये जो इकोसिस्टम है, ये कितने प्रकार के होते हैं? इनमें इस प्रकार से अलग अलग भौगोलिक दशाओं के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया? तो इसके लिए एक चार्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम,
यानी ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जिनके अंदर या जिनके निर्माण में कोई मानवीय गतिविधि सम्मिलित नहीं है, इनमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, ये अपने आप प्रकृति में विकसित हुए हैं, इन्हें हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है वो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, या इसे हम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं। यानी ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जिनका निर्माण मानवीय गतिविधियों से हुआ, जैसे खेत है, या इसी प्रकार से एक्वेरियम है, या इसी प्रकार से मानव द्वारा निर्मित जो अन्य प्रकार के कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनमें इस प्रकार से आप उद्यान आदि को देख सकते हैं, ये सब कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। तो दो मुख्य जो प्रकार है वो इस प्रकार से है कि एक तो प्राकृतिक जो अपने आप विकसित हुए हैं, और दूसरे जिनमें मानवीय गतिविधियों का सहयोग मिला है, जो मानवीय गतिविधियों से विकसित हुए हैं, वो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो स्थल भाग पर विकसित होता है और दूसरे जो जलीय क्षेत्र में विकसित होता है। तो जो स्थल भाग पर विकसित होते हैं उन्हें हम स्थलीय या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी जो इस तरह से स्थल पर, भूमि पर विकसित होंगे। अब इनमें आप देख सकते हैं जैसे घास के मैदान, आप जानते होंगे कि पूरी पृथ्वी पर जलवायु दशाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं, जिन्हें मुख्यतः हम इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के नाम से जानते हैं। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल इस प्रकार से पढ़े होंगे, जैसे प्रेरीज है, स्टेपीज है, डाउन्स वगैरह हैं। तो ये सब घास के मैदान जो स्थलीय क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, इन्हें हम इस प्रकार से प्राकृतिक या स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसी के अलावा जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां पर सघन वन पाए जाते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, या इसी तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, या इस तरह से मानसूनी वन है। उन सभी वनों का जो क्षेत्र है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो वन पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। इसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो पारितंत्र है, उसे हम मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्थल भाग पर विकसित होते हैं। मतलब आप ये देखें कि इनका जो निर्माण है वो स्थल पर हुआ है, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरे प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी ऐसे पारितंत्र, ऐसे इकोसिस्टम जिनका निर्माण जल के अंदर हुआ है, जिनका विकास जो है वो इस प्रकार से जलीय क्षेत्रों में हुआ। अब हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो जल है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जल जो समुद्रों में पाया जाता है, जिसे हम लवणीय जल के नाम से जानते हैं, जिसमें लवण की मात्रा काफी अधिक है, और दूसरा वो जल जिसमें लवण की मात्रा कम है, जिसे हम अलवणीय जल के नाम से जानते हैं, और इसकी मात्रा जो है वो पृथ्वी पर लवणीय जल की अपेक्षा काफी कम। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से हमने इस प्रकार से दो भागों में बांट दिया, एक जिसे हम अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के नाम से जान रहे हैं, और दूसरा जो है जिसे हम लवणीय या मैराइन या सैलाइन इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अलवणीय जल जिसमें इस प्रकार से लवण की मात्रा कम होगी, उस इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि तालाब, नदी, झरने, झील इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। और जो लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हम समुद्र या लवणीय झीलें आदि को शामिल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जिनका पानी जो है वो खारा है, जिनमें लवण की मात्रा ज्यादा है, और बहुत सारी ऐसी झीलें भी हैं जिनका जल जो है वो इस प्रकार से मानव उपयोग में लाए जाने योग्य है, पीने योग्य या अन्य प्रकार की गतिविधियों में उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि कुछ झीलें जो हैं वो अलवणीय जल में भी सम्मिलित हैं और कुछ झीलें जो हैं वो लवणीय जल में भी सम्मिलित हैं। तो आप अपने इस प्रकार से होमवर्क में ये देखिए कि पूरे विश्व में कौन कौन सी प्रमुख लवणीय झीलें हैं और कौन कौन सी इस प्रकार से अलवणीय झीलों के अंतर्गत सम्मिलित है। अब ये जो फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी तंत्र है या जो अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये जो अलवणीय जल है वो कहीं कहीं पर इस प्रकार से स्थिर अवस्था में मिलता है, रुके हुए जल के रूप में मिलता है, और कहीं कहीं इस प्रकार से ये बहते जल के रूप में मिलता है। जैसे अगर हम बहते हुए जल की बात करें तो नदियों की बात यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि नदियों का जल जो है वो लगातार बहता रहता है, ढलान के अनुसार वो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता रहता है। और इसी तरह से अगर हम किसी तालाब या झील की बात करेंगे तो उसका जल एक पर्टिकुलर जगह पर, एक विशेष स्थान पर रुका रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जिसे हम बहते हुए जल के अंतर्गत या लोटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, और दूसरा जो है उस प्रकार से स्थिर या लैंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं।
अभी दोनों नाम जो है वो बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, मतलब एक जो है लोटिक है और दूसरा लेंटिक। तो यहाँ पर एक ट्रिक से थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि भाई जो लेटा हुआ है वो स्थिर है, तो स्थिर है वो कौन सा है, लेंटिक, और लोटिक जो है वो बहता हुआ। इस प्रकार से देख सकते हैं कि इकोसिस्टम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से। तो आज इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हमने पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र तीनों का एक, जिसे आप कह सकते हैं कि ब्रॉड व्यू, या आप कह सकते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर है, इसको समझा। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर का परिवेश है जिसमें जैव और अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। अगर हम जीव और उसके पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करें तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। और अगर हम किसी भौगोलिक क्षेत्र को, किसी पर्टिकुलर जो है क्षेत्र विशेष को एक इकाई के रूप में लेते हुए उसमें रहने वाले जीव और उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करें तो ये बन जाता है पारितंत्र या इकोसिस्टम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं से संबंधित कुछ और बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।